Good morning everyone, welcome again. Our today's topic is life cycle of silk moth. जो सिल्क का कीड़ा होता है, सिल्क मोथ, उसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है, वो कैसे जीते हैं, वो क्या करते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो सब देखो। ठीक है। द लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क मोथ हैज़ फॉलोइंग स्टेजेज। उसकी कई स्टेज होती हैं। कौन कौन सी एज स्टेज होती हैं? सबसे पहली स्टेज आती है एग क्लस्टर्स। क्या होता है एग क्लस्टर्स? द फीमेल सिल्क मोथ lays 300-400 eggs in cluster on mulberry leaves. The egg is just about the size of a dot. The eggs are laid in the autumn. क्या होता है? द फीमेल सिल्क, जो भी पहले से मेच्योर सिल्क है, जो मोथ है, कीड़ा है, सिल्क कीड़ा, तो वो क्या करता है? जो फीमेल सिल्क है वो अंडे देती हैं एक साथ में 300 से 400 अंडे, 300 से 400 इन क्लस्टर एक साथ में। जो एग होते हैं वो जस्ट अबाउट द साइज ऑफ डॉट। जो उनके एग होते हैं वो सिर्फ एक डॉट की साइज के होते हैं हर एक एग। तो 300-400 एग्स देती हैं। और कहाँ देती है ये? मलबेरी लीव्स के ऊपर। मलबेरी एक प्लांट का नाम है जिसको हिंदी में सहतूत बोलते हैं। उस मलबेरी लीव्स के ऊपर वो अपने अंडे देती हैं। फिर क्या होता है? जो एग्स है वो कौन से मौसम के अंदर? ऑटम के मौसम में। ऑटम बोलते हैं पतझड़ ऋतु। ऑटम जब सारे पेड़ पौधों के पत्ते वगैरह गिरते हैं तो उसको बोलते हैं ऑटम। ठीक है। रिमेन डोरमेंट अंटिल द वार्मथ ऑफ स्प्रिंग स्टिमुलेट्स देम टू डेवलप। तो जो उस पत्तों के ऊपर, उन लीफ के ऊपर उन्होंने जो अंडे दिए हैं वो तब तक कुछ भी नहीं करते। वो डोरमेंट रहते हैं, मतलब निष्क्रिय रहते हैं, जब तक कि जो आगे आने वाली जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग की उनकी स्प्रिंग एक सीजन हो गई जो ऑटम के बाद में आती है। ठीक है। जिसमें नए नए पत्ते वगैरह खिलते हैं, नए नए फूल वगैरह खिलते हैं। तो स्प्रिंग के अंदर जो गर्माहट है उनको तब तक नहीं मिलती, तो वो ऐसे ही डोरमेंट रहते हैं, निष्क्रिय से रहते हैं। उनके अंदर किसी तरह का कोई नई स्टेज नहीं आती। वो एग्स के फॉर्म में, जैसे उसकी मम्मी ने उनके एग्स को दिया वैसे ही है वो, उनमें नया कोई बदलाव नहीं आया है, वैसे ही रहते हैं वो अंडे। फ्रॉम दीज एग्स, जब यहाँ पे स्प्रिंग नई सीजन आती है तो क्या होता है? लार्वा हैच विच आर कॉल्ड एज कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म। तो उसके अंदर जो लार्वा है वो कैटरपिलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसको सिल्क वॉर्म्स बोलते हैं। ओके। न्यू स्टेज, ये सिल्क वॉर्म। देखते हैं इसमें क्या होता है। व्हेन सिल्क वॉर्म फर्स्ट हैच इन द स्प्रिंग दे आर टाइनी एंड हैरी। जो सिल्क वॉर्म है, जो पहले शुरुआती स्टेज के अंदर बहुत ही छोटे छोटे से टाइनी होते हैं और उनके ऊपर हेयर्स होते हैं। सो ड्यूरिंग देयर फर्स्ट फ्यू डेज दे रिक्वायर यंग टेंडर मलबेरी लीव्स टू ईट। तो जब बहुत ही छोटे रहते हैं तो उस मलबेरी पेड़ के ऊपर जो छोटी छोटी सी मुलायम सी पत्तियां होती हैं, बहुत ही टेंडर सी लीव्स होती हैं, वो उनको खाते हैं, क्योंकि वो हार्ड लीव्स को तो खा नहीं पाते। बट एज दे ग्रो दे कैन ईट अ लिटल टफर लीव्स। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो वो उनसे टफ, जो हार्ड लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, हार्ड पत्तियां, टफ पत्तियां जो लीव्स होती हैं उनको भी खा सकते हैं। एंड लेटर इन दैट डेवलपमेंट दे कैन ईट एनी मलबेरी लीफ। और जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो किसी तरह की लीफ को खा जाते हैं। ठीक है। द लार्वा और सिल्क वॉर्म और कैटरपिलर स्टार्ट फीडिंग डे एंड नाइट ऑन मलबेरी लीव्स। अगर हम उसकी सिल्क वॉर्म या लार्वा की बात करें तो वो डेली रूटीन के अंदर वो मलबेरी लीव्स को खाना शुरू कर देते हैं। ठीक है। वो हमेशा मलबेरी लीव्स के ऊपर ही जिंदा रहते हैं, वो उसी की पत्तियां खाते हैं। व्हेन दे आर अबाउट 35 डेज ओल्ड, जब वो 35 दिन बड़े हो जाते हैं, 35 डेज ओल्ड, 35 दिन के हो जाते हैं, दे आर 1000 टाइम हैवियर देन व्हेन दे वर हैज। जब वो नए नए पैदा हुए थे, अंडे के अंदर से निकले थे, तब से लेकर 35 दिनों बाद वो उससे 1000 टाइम ज़्यादा भारी हो जाते हैं, क्योंकि वो रोज़ के रोज़ पत्तियाँ खा रहे हैं, रोज़ के रोज़ मलबेरी लीव्स को चट कर रहे हैं।
तो इससे वो भारी तो होंगे ही। ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम सिल्क वॉर्म्स शेड आउटर स्किन मोल्ड 4 टाइम्स। तो इस अपनी लाइफ साइकिल के दौरान जब वो बड़ा हो जाता है, मतलब 1000 टाइम हो जाता है, तो उसमें वो 4 टाइम अपनी आउटर स्किन को हटा देते हैं, शेड कर देते हैं। सिल्कवॉर्म्स ग्रो रैपिडली, इवेंचुअली रीचिंग द साइज ऑफ रिंग फिंगर। वो तब तक वो तेजी से बढ़ते हैं जब तक कि वो अपनी जो रिंग फिंगर है उसकी साइज के नहीं हो जाते, इतने लंबे नहीं हो जाते, ठीक है। उनकी साइज यही रहती है लास्ट तक। फिर आते हैं प्यूपा और कोकून। ये नेक्स्ट स्टेज है उनकी लाइफ का। क्या होता है तब? सिल्क वॉर्म नाउ स्पिन अ कोकून और केस अराउंड इटसेल्फ इन 3 to 7 days। अगले 3 से 7 दिनों के अंदर वो अपनी बॉडी के अराउंड में एक फाइबर स्पिन करना शुरू करते हैं, वो लपेटना शुरू कर देते हैं। एक धागे जैसा धागा होता है, अब उनकी मुंह माउथ से निकलता है, वो प्रोटीन का होता है, तो वो उनके ऊपर अपनी ही बॉडी के ऊपर लपेटना शुरू कर देते हैं। द सिल्कवॉर्म हैज़ अ पेयर ऑफ ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस अ लिक्विड प्रोटीन फैब्रोइन दैट सॉलिडिफाइड्स व्हेन एक्सपोज टू एयर। तो वो क्या करते हैं, उनके अंदर 2 ग्लैंड्स होती हैं। पेयर ऑफ ग्लैंड्स मतलब 2 ग्लैंड्स। उनके अंदर 2 ग्लैंड्स होती हैं जो एक लिक्विड प्रोटीन प्रोड्यूस करती हैं। लिक्विड प्रोटीन, उसका नाम क्या है? फाइब्रोइन। वो क्या होती है, जब वो बॉडी के बाहर निकलती है और हवा के अंदर, एयर के अंदर आती है, तो वो सॉलिड हो जाती हैं, ठीक है, उनकी बॉडी के ऊपर जम जाती हैं। द आउटर पार्ट ऑफ द केस thus becomes like a tough coarse tissue, while the inner part of the case is a fine thread about 1000 feet long। तो जो आउटर पार्ट है, क्योंकि वो एयर के कनेक्ट में रहता है उसके, तो कोकून्स के ऊपर, सिल्क वॉर्म के ऊपर का जो आउटर पार्ट है वो हवा के अंदर रहने से वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, और जो इनर पार्ट है वो बहुत ही पतला सा रहता है, ठीक है, फाइन रहता है, थ्रेड के जैसा। ये थ्रेड लगभग कितनी होती है? 1000 फीट लंबी होती है अगर उसको बढ़ाया जाए तो। विच इज वाउंडेड अराउंड द बॉडी ऑफ द वॉर्म, जो उस कीड़े के अराउंड में बंध जाती हैं। दिस थ्रेड ऑफ और फिलामेंट इज यूज इन द सिल्की इंडस्ट्री या सिल्क इंडस्ट्री। तो ये जो कोकून्स है, उस कोकून को वे सिल्क इंडस्ट्री के अंदर यूज करते हैं। उस कोकून को बॉयल वाटर के अंदर डाल के उनके अंदर से जो भी धागा है, फाइबर है, उसको निकाल देते हैं। वंस द कोकून इज कंप्लीटेड, लेकिन अभी उसकी बात नहीं करेंगे अपन, उसकी लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। अगर वो नहीं हटाया जाए तो क्या होता है, जब वो एक बार कोकून बन जाता है, अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, द सिल्क वॉर्म क्या करता है, goes into a wrestling phase for 2 or 3 weeks। 3 से 7 दिनों के अंदर उसने अपने बॉडी के ऊपर अच्छे से कोकून लपेट लिया, बॉडी के ऊपर अच्छे से फाइबर को लपेट लिया, तो उसके बाद में वो 2 से 3 सप्ताह तक, 21 डेज तक वो क्या करता है, रेस्ट करता है, रेस्ट की पोजीशन में आ जाता है। इनसाइड द कोकून, अब उस कोकून के अंदर द कैटरपिलर चेंजेस इनटू द प्यूपा। जो कोकून है, कोकून के अंदर जो कैटरपिलर था वो प्यूपा के अंदर चेंज हो जाता है। देखो प्यूपा, ये रहा प्यूपा, ठीक है, ये प्यूपा। इस तरह से उसकी शेप चेंज हो जाती है कैटरपिलर से। कैटरपिलर एक छोटा सा कीड़ा होता है, वो फिर धीरे धीरे उसके ऊपर विंग्स वगैरह आ जाते हैं। फिर वो कन्वर्ट होता है सिल्क मोथ के अंदर आफ्टर 2 to 3 weeks। फिर 15 से 21 डेज के अंदर द प्यूपा चेंजेस टू सिल्क मोथ, जिसके ऊपर विंग्स होते हैं और उड़ सकता है वह मोथ, उसी को बोलते हैं। द सिल्क मोथ सीक्रेट अ फ्लूइड टू डिजोल्व द सिल्क। अब वो जब सिल्क मोथ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो वो अपनी बॉडी के अंदर से फ्लूइड एक सीक्रेट करते हैं, जो उसके ऊपर जो भी सिल्क का कोकून बना हुआ है वो उसको डिजोल्व कर देता है, एंड दस एस्केप फ्रॉम द कोकून विथ ईज।
और आसानी से वो उस कोकून से बाहर निकल जाता है। इन 4 to 6 days द फीमेल मोथ lays around 1400 eggs and another life cycle start। और जब वो वहाँ से उस कोकून के अंदर से बाहर निकल जाता है तो उसके अंदर कुछ फीमेल्स होते हैं, कुछ मेल्स होते हैं। जो फीमेल्स सिल्क मोथ होते हैं वो फिर से 400 एग्स को देते हैं और फिर से वही लाइफ साइकिल चलता रहता है। वो फिर से स्प्रिंग के टाइम नए एग्स के अंदर से फिर से निकलते हैं और ऐसे चलता रहता है। इसके अंदर क्या फैक्ट दे रखा है, सिल्क वॉर्म स्पिन अप्रोक्सीमेटली 1 mile ऑफ फिलामेंट एंड कम्प्लीटली एनक्लोज इटसेल्फ इन ए कोकून इन अबाउट 2 to 3 days। उसके माउथ के अंदर से जो सिल्क का वॉर्म था, उसके माउथ से अंदर से जो प्रोटीन निकलता है जिसकी वजह से उसके ऊपर कोकून बनता है, अगर उसके धागे को निकाल के फैलाया जाए तो वो लगभग 1 माइल, 1 माइल लंबा होगा। 1.6 किलोमीटर लंबा फिलामेंट उसके अंदर से निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्क। सिल्क को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। हमने सिल्क वॉर्म जहाँ से हमको सिल्क मिलता है उसकी लाइफ साइकिल तो देख ली, लेकिन क्या करना पड़ेगा हमको सिल्क लेने के लिए। इफ़ द सिल्क वॉर्म आर अलाउड टू मैच्योर एंड ब्रेक थ्रू द कोकून, अ मैच्योर मोथ इमर्ज आफ्टर अबाउट 2 or 3 weeks, but this can destroy the cocoon and silk fiber it is made up of। देखो, अगर हम सिल्क वॉर्म के ऊपर से कोकून को अगर हटने दें, उसको अच्छे तरीके से पकने दें और मोथ को बाहर निकलने दें तो वो क्या करेगा, अपने ऊपर जो भी कोकून जमा हुआ है वो फाइबर है वो उसको ख़त्म कर देगा। आप ही हमने देखा था। सो बिफोर द मोथ इमर्ज, इससे पहले कि जो सिल्क मोथ है वो बड़ा हो जाए, उसके वो कोकून के अंदर से बाहर निकल जाए, द कोकून इज plunged into boiling water to kill the growing moth inside and make the cocoon free to move। तो उसको क्या कर देते हैं, एक बॉइल वाटर के अंदर डाल देते हैं ताकि उसके अंदर जो भी मोथ है वो पहले से ही मर जाए और जो फाइबर है, सिल्क फाइबर है, उसको कोकून से अलग किया जा सकता है। मोथ को कोकून से अलग किया जा सकता है। ठीक है, द कोकून्स रेज बाय द रेयरर्स are delivered to the factory where the silk is unwounded from the cocoon। जहाँ पर कोकून को रेयर किया जाता है, जहाँ पर सिल्क वॉर्म मलबेरी लीव्स लगा के सिल्क वॉर्म को पाला जाता है, तो वहाँ पर से जो भी जितने भी कोकून है उनको फैक्ट्री पर भेज दिया जाता है। वहाँ पर फैक्ट्री पर जाके उनके ऊपर से जो भी फाइबर लगा हुआ रहता है वो फाइबर को अलग कर देते हैं। हैज़ द फैक्ट्री वेयर द कोकून्स आर process into silk is called filature। फिलेचर किसको बोलते हैं, जब फैक्ट्री के अंदर कोकून के ऊपर से फाइबर को हटाने का जो वर्क होता है, फाइबर को अलग करने का जो वर्क होता है, उसको बोलते हैं फिलेचर। सम कोकून्स आर साइंटिफिकली ब्रीडेड इन दीज फिलेचर्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ बेटर ब्रीड ऑफ सिल्क मोथ। कुछ डिफरेंट टाइप की ब्रीड्स होती हैं जिसमें से अच्छे सिल्क मिलते हैं, तो उनको डिफरेंटली ब्रीड करवाया जाता है। द फिलेचर ऑपरेशंस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेज। अब फिलेचर का जो उनके ऊपर से हटाने का जो मेथड है वो कई स्टेज में होता है। कैसे होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, सॉर्टिंग कोकून्स को सॉर्ट करते हैं, मतलब अलग करते हैं डिफरेंट साइज के कोकून्स को, डिफरेंट जिनसे सेम टाइप के फाइबर मिलते हैं उनको सेम टाइप में, और जिनके प्रॉपर्टी सेम होती हैं उनको अलग रख देते हैं। द कोकून्स आर सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू कलर, साइज, शेप एंड टेक्सचर। जैसा उनका कलर होता है, साइज होती है, शेप और टेक्सचर है, उन एक जैसे कलर साइज के एक ही जगह रख देते हैं। एज दिस इफेक्ट अफेक्ट द फाइनल क्वालिटी ऑफ द सिल्क। क्योंकि अगर सारे मिक्स हो जाएंगे तो जो फाइनल क्वालिटी होती है वो बेकार हो जाएगी, इसलिए एक ही क्वालिटी के सिल्क को एक जगह रखते हैं। कलर ऑफ कोकून्स आर जनरली वाइट, येलो एंड ग्रे। और कोकून का जो नॉर्मली कलर होता है वो या तो वाइट होता है या येलो या फिर ग्रे कलर का होता है। फिर सॉफ्टनिंग द सेरेशिन को सॉफ्ट किया जाता है। सिल्क फिलामेंट इज डबल स्ट्रैंड ऑफ अ प्रोटीन। जो उसके ऊपर कोकून के ऊपर जमा हुआ है वो सिल्क, वो डबल फिलामेंट होता है, सिंगल फिलामेंट नहीं होता है।
सिंगल स्ट्रैंड, एक धागा सिंगल धागा नहीं होता, वो डबल धागा होता है, जिसको फाइब्रोइन बोलते हैं। द टू स्ट्रैंड आर हेल्ड टुगेदर बाय अ स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड सेरिसिन और सिल्क गम। जो ये दो फिलामेंट हैं एक ही धागे के ऊपर, एक ही धागा, तो वो क्या करते हैं, वो एक सब्सटेंस सेरिसिन से आपस में जुड़े हुए रहते हैं, तो उनको हटाना जरूरी होता है, वो इनको सिंगल करना जरूरी होता है। तो क्या करते हैं, आफ्टर सॉर्टिंग द कोकून्स दे आर इमर्ज इन अ हॉट एंड कोल्ड इमर्जेंस so as to obtain a single continuous thread of silk। तो उनको क्या करते हैं, किसी बॉइल्ड वाटर के अंदर डाल दिया जाता है, फिर उसके बाद में कोल्ड वाटर के अंदर। तो इस तरीके से उनको बॉयल और हॉट और कोल्ड वाटर के अंदर डालने से उनके जो धागे हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। फिर रीलिंग द फिलामेंट को रील करना। अनवाइंडिंग एंड कॉम्बिंग ऑफ द सिल्क फिलामेंट फ्रॉम द कोकून इज कॉल्ड रीलिंग। कोकून के अंदर से जो भी सिल्क है उसको अनवाइंड करके कॉम्ब करना है, मतलब एक फिक्स धागे के अंदर जमाना, उसको बोलते हैं रीलिंग। एज द फिलामेंट ऑफ द कोकून इज टू फाइन फॉर कमर्शियल यूज, देयरफॉर 3 to 10 strands are usually reeled at a time to produce the desired diameter of raw silk। क्योंकि ये जो उसके ऊपर के धागे हैं वो सिल्क के धागे बहुत ही ज़्यादा पतले होते हैं, इसलिए एक धागा बनाने के लिए, एक नॉर्मल धागा बनाने के लिए उसमें 1 से 10 तक के छोटे छोटे से पतले स्ट्रैंड को लिया जाता है, धागों को लिया जाता है, ताकि एक अच्छा धागा बन सके अच्छी क्वालिटी का, ठीक है, जिसको रील्ड सिल्क बोलते हैं। द यूजेबल लेंथ ऑफ रील्ड फिलामेंट इज 300 मीटर टू 600 मीटर। और जो उसकी फिलामेंट की लेंथ होती है वो लगभग 300 से 600 मीटर की होती है, इतना लंबा धागा बनाते हैं। द सिल्क फिलामेंट इज रील्ड इनटू स्केन्स। जो फिलामेंट है उससे जो लंबा सा एक धागा बनता है उसको स्केन्स बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, फिर होता है बेलिंग। बेलिंग में क्या करते हैं, द स्केन्स आर पैक्ड इन स्मॉल बंडल्स कॉल्ड बुक्स। जो हमने धागे निकाले हैं उस धागों का एक बंडल बनाते हैं जिनको बुक्स बोलते हैं। वेइंग 2 to 4.5 किलोग्राम, जो लगभग 2 से 4.5 किलो के होते हैं, छोटे छोटे से बंडल। दीज बुक्स आर पुट इनटू बेल्स। बुक्स किताबें नहीं है, ठीक है, ये बेल्स के अंदर उनको पैक किया जाता है। बेल्स क्या होते हैं, पैक इनटू बंडल, ठीक है, बेल्स मतलब बंडल, बंडल के अंदर उनको पैक किया जाता है। वेइंग अबाउट 60 किलोग्राम, छोटे छोटे से 2 से 4 किलो के जो भी बंडल बनाए उनको बुक्स बनाए, बुक्स को एक बड़े से बंडल के अंदर पैक कर दिया जाता है जो लगभग 60 किलो के होते हैं। इन दिस वे रॉ सिल्क इज शिप्ड टू सिल्क मिल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। और वहाँ से उस फैक्ट्री के अंदर से अच्छे से उसको पैक करके बड़े से ट्रक में डाल के उनको सिल्क मिल, जो जहाँ पर अलग अलग वर्ल्ड के अंदर जहाँ कहीं भी जो मिल्स हैं जहाँ से सिल्क का कपड़ा बनाया जाता है वहाँ पर भेज दिया जाता है। सिल्क फाइबर सो ऑब्टेन आर द स्पन इनटू सिल्क थ्रेड विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स। जो सिल्क फाइबर है वो सिल्क के थ्रेड से स्पन करके बनाया गया सिल्क फाइबर या कपड़ा है, तो वो उसको क्लोथ में जो भी फाइबर है उसको स्पन करके कपड़े के अंदर डाला जाता है या व्यू कर दिया जाता है, ठीक है, ओके। फैक्ट में देखते हैं, अबाउट 5500 सिल्क वॉर्म आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 किलोग्राम ऑफ सिल्क। 1 किलोग्राम सिल्क बनाने के लिए लगभग 5550 सिल्क वॉर्म्स कीड़ों की ज़रूरत होती है, 5500 कोकून्स। इट टेक्स मोर देन 25 मलबेरी ट्रीज टू ऑब्टेन 6 पाउंड ऑफ सिल्क। लगभग 25 मलबेरी लीव्स, मलबेरी ट्री की ज़रूरत होती है 6 पाउंड सिल्क बनाने के लिए। मतलब ये जो मलबेरी सिल्क वॉर्म है वो बहुत ज़्यादा ही सिल्क जो मलबेरी लीव्स हैं उनको खाते हैं।
The simmering effect produced by silk is because of triangular prism-like structure of silk and effect of light on it. ठीक है, जो सिमरिंग इफेक्ट है उनके कोकून को ब्रेक करने का, तो उनके जो सिमरिंग इफेक्ट है वो उनकी जो ट्रायंगुलर शेप होती है प्रिज्म के जैसी, उसकी वजह से होता है, और उनके ऊपर जो लाइट पड़ती है उनकी वजह से ये दिखता है. ठीक है, दैट्स ऑल. थैंक यू ऑल.